अब चर्चा करते हैं बिंदु नंबर 1 पर। क्या भारत सरकार एनसीटी बीएड छात्र रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं? यह रिव्यू पिटीशन क्या है, पुनर्विचार याचिका क्या है, कैसे दाखिल होती है, क्या हो सकता है, क्या बीएसटीसी डीएलएड छात्रों पर पुनः खतरा मंडरा सकता है, इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या भारत सरकार संसद में, पार्लियामेंट में अध्यादेश लाकर बीएड को शामिल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अध्यादेश लाकर क्या बीएड को शामिल कर सकती है? कई प्रकार की मीडिया में ये बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी। क्या बिहार की अगस्त में आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पोस्टपोन होगी, स्थगित होगी? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, क्या फैसला दिया? क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ से, यूपी की तरफ से याचिकाएं लगी हुई थी, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना को जो रद्द किया और रिपोर्टेबल जो जजमेंट दिया, उस रिपोर्टेबल जजमेंट को मैं बिंदुवार पूरा हिंदी में समझाऊंगा। कौन से बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 46 पेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, जिसमें 37 पॉइंट्स हैं। 37 बिंदुओं में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कितना मजबूती से फैसला दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट का रिपोर्टेबल जजमेंट था, उससे भी ज्यादा मजबूत जजमेंट बनाकर एक लोहे की लकीर के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। उनमें क्या कहा है, क्या उस 37 बिंदुओं को समझना जरूरी है, तभी समझ में आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भारत सरकार संसद में अध्यादेश लाकर क्या बीएड को शामिल कर सकती है। उन 37 बिंदुओं को आप समझेंगे तभी पता चलेगा कि पुनर्विचार याचिका में क्या हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बात करूंगा, जो कल शाम को वेबसाइट पर अपलोड हो गया। टोटल 46 पेज हैं, जिसमें 37 बिंदुओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रिपोर्टेबल लैंडमार्क जजमेंट दिया है। यह आपको लास्ट जो बिंदु है वो 13 अक्टूबर 2021 एनसीटी की अधिसूचना, जिसमें बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स को शामिल कर चुका। इस पर भी कई तरह से बीएड के बोल रहे हैं कि बीएड शामिल हो जाएगी, इसके बेसिस पर इस अधिसूचना का भी उल्लेख कर रहे हैं। तो इसलिए इस अधिसूचना का को लेकर भी चर्चा करूंगा। जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो लाइक करें और शेयर करें। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं और बहुत लोगों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि ये पूरे भारत का मामला है। सभी राज्यों पर यह फैसला लागू हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चर्चा करते हैं और उसके बाद बिहार की परीक्षा को लेकर, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रिव्यू पिटीशन, अध्यादेश, सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। धैर्य रखें, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। सबसे पहले सामान्य चर्चा कर लेता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने से पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को इस एनसीटी की अधिसूचना को रद्द की थी और राजस्थान हाईकोर्ट ने एक रिपोर्टेबल जजमेंट दिया था। उस समय बीएड की तरफ से कई प्रकार की टिप्पणी की गई। उन टिप्पणियों की मैं उल्लेख करना नहीं चाहता, बट यदि शॉर्ट में कहना चाहूं तो कोई कांग्रेस सरकार का दबाव बताया, सरकार पर बताया कि कांग्रेस सरकार का कोर्ट पर दबाव था। किसी ने तो जज को लेकर ही टिप्पणी कर दी थी कि वो कांग्रेस से रिलेटेड हैं, इसलिए यह अधिसूचना रद्द हो गई, अदरवाइज होती ही नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, तब उससे पहले विनीत सारण बेंच, जस्टिस विनीत सारण जी की बेंच थी, उन्होंने स्टे नहीं दिया, तब भी कई प्रकार की टिप्पणियां बोली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को इस अधिसूचना को पुनः रद्द कर दी और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। क्या बीएड के छात्र अभी भी कुछ कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजों पर टिप्पणी करना चाहेंगे?
कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसके दबाव में फैसला दिया, किसके दबाव में फैसला नहीं दिया, कहेंगे। हाईकोर्ट पर तो बहुत ही बढ़ चढ़कर आप लोगों ने टिप्पणी की, तमाम कोई भी नहीं बचा था जो विपक्ष की तरफ से, बीएड की तरफ से, जिसने टिप्पणी नहीं की हो। अब तो टिप्पणी कीजिए, बोल क्यों नहीं रहे, मौन क्यों है? हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इंडिपेंडेंट फैसला देते हैं, भावनाओं के आधार पर नहीं देते हैं, कानून के बेस और फैक्ट के बेस पर, तथ्य के बेस पर फैसला सुनाते हैं अपना। आरोप प्रत्यारोप इस तरह के लगाए जाते हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है। लेकिन आप लगा सकते हैं, आपने लगा दिए, लेकिन बहुत ही गलत था, अवमानना है। लेकिन अब क्यों नहीं लगा रहे? अब किसका दबाव था? बीच में आया था कि भारत सरकार है, यहां पर तो राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में चला ली। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के सामने राजस्थान सरकार कैसे चला, कैसी अनगल बातें करते थे सोशल मीडिया पर। लेकिन खैर, इन बातों पर चर्चा करने से पहले, जब मैं YouTube ओपन करता हूं, कल भी ओपन किया, तो देख रहा था कि BSTC DLED के पक्ष में कोई भी नहीं बोल रहा, सारे के सारे बीएड के पक्ष में बोल रहे, जितने भी यूट्यूबर हैं, इवन दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, कोई भी। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, जब राजस्थान हाईकोर्ट में केस चल रहा था, उस समय भी आपके BSTC DLED के पक्ष में कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बोलता था, बड़े बड़े कोई नहीं बोलता था, मात्र मेरे अलावा सारे के सारे। और कोचिंग वाले भी थे, वो कुछ कोचिंग वाले BSTC के पक्ष में भी थे। लेकिन मैं हैरान रह गया, कोचिंग वालों की तरफ से कई प्रकार के ऐसे बयान आ रहे हैं, कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी कहे जा रहे हैं। बिहार की परीक्षा को लेकर भी कई प्रकार की कोचिंग वाले कई बातें कह रहे हैं, फैसले का कुछ मालूम नहीं है। एक विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है कल फैसला आने के बाद कि भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनकी गलती की वजह से हम गलती क्यों भुगते हैं, हमारे साथ अन्याय क्यों, कानून में कमी एनसीटी भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने रखी, निर्देश उन्होंने दिया, हम उसकी क्यों भुगते हैं, उसको पूरा करके नया अधिसूचना लेकर के आओ। यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत सरकार या एनसीटी एक नई अधिसूचना भी ला सकती? ये तमाम बिंदुओं को लेकर मैं जब पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगा तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। जो ये सामान्य तौर पर जो सोशल मीडिया पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इन पर भी मैं चर्चा कर लूंगा। आप जुड़े रहें, धैर्य रखें, वीडियो पूरा जरूर देखें। आज मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा, हमको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट में कब तक केस चलाना है, कब तक हम तो तारीख लेनी है। हम जनवरी से आगे केस चलाना भी नहीं चाहते थे। हमको पता था कि बाद में समस्या हो सकती है, बहुत बड़ा एक राजनीति के भेंट चढ़ सकता है ये केस, इसलिए हमने बहुत समय पूर्व सुरक्षित करवा करके और मैटर में सुनवाई करवाई। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, यदि 12 अप्रैल 2018 भारत सरकार का पत्र और उसकी 9, 10, 11 की जो मीटिंग नोट शीट और 30 मई 2018 भारत सरकार का पत्र और केवीएस के पत्र यदि नहीं होते तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं थी जो बीएड को शामिल होने से रोक सकते थे। बीएड शामिल होती, क्योंकि आप उस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, आपके पास मात्र सिलेबस के अलावा कोई आधार नहीं था, कानूनी तथ्य नहीं था, फैक्ट नहीं था कि पॉलिसी डिसीजन को कैसे खारिज किया जाए। जो डायरेक्शन एनसीटी के सेक्शन 29 में जो वादे किया है, जो पॉलिसी डिसीजन के लिए ये सभी पत्र जरूरी थे और सभी पत्र के बिंदुओं को खारिज करना जरूरी था। यदि ये नहीं होते, और सिलेबस में डिफरेंस भी एनसीटी के एक पत्र आया था जिसमें मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बताया था, यदि वो नहीं होता तो सिलेबस का डिफरेंस भी नहीं पता लगता। यहां तक एनसीटी पटना हाईकोर्ट में अपने केस में एफिडेविट पेश किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में लोहे की लकीर भी साबित हुआ और उसमें एनसीटी भी फंस गई। वो क्या था वो भी मैं
यदि आप लोग कुछ भी नहीं होता, आप गजट नोटिफिकेशन मात्र इस बेस पर सिलेबस पर चेंज करते, आपको कानूनी प्रक्रिया का आधार नहीं होता, कुछ भी फैक्ट नहीं होता, तो भारत सरकार और एनसीटी सब कुछ सही बताती, सब कुछ हम कंसल्ट करके डिस्कस करके मीटिंग नोट शीट भी ले आते, जो गलत था वो छुपा लेते, जो सही सही था वो दिखा देते, नई मीटिंग नोट शीट भी आ जाती, बैक डेट में पता नहीं क्या क्या कर लेते। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप लोग देख रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे, हम चर्चा करके आ रहे हैं, बहुत लंबे वर्षों से चर्चा कर रहे हैं, एक दिन में नहीं किया है। ये चीजें आपके पास सबूत थे, इसलिए आपने गलत साबित कर दिया, नहीं कर नहीं पाए। बयान दुनिया के धरे रह जाते यदि आपके पास ये लेटर और आरटीआई से मिले हुए सबूत और सभी प्रमाण नहीं होते, और सीक्वेंस ऑफ जो कम्युनिकेशंस लेटर जो प्राप्त हुए, जो डिटेल में सारे पॉलिसी डिसीजन को खारिज करने के लिए वो नहीं होते, तो आप कुछ नहीं कर पाते, शामिल हो जाती बीएड। क्योंकि ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जब केस की सुनवाइयां चल रही थी, उस समय बीएड बीएसटीसी की तरफ से कई प्रकार के टिप्पणियां की गई थी, और कई लोगों ने, बड़ी हस्तियों ने कहा था कि यह तो राजस्थान सरकार की वजह से हुआ है। उन्होंने मजबूत पैरवी, मैं कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ नंबर 37 और फैसले का पैराग्राफ नंबर 36 और उसका लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, 36 नंबर बिंदु के लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बाउंड था। ये सारे लेटर बीएसटीसी के छात्रों की मेहनत से आए थे। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये पूरी मजबूती बीएसटीसी संघर्ष समिति, बीएसटीसी छात्रों की मेहनत का परिणाम है। और यदि रियलिटी बता रहा हूं, कोर्ट कानून पर चलती है, फैक्ट पर चलती है, तथ्य पर चलती है, भावनाओं पर नहीं चलती है। एनसीटी, आप कोई भी तथ्य नहीं होता, एनसीटी कोर्ट ये कह देती पॉलिसी डिसीजन है, कोर्ट ने, एनसीटी एक्सपर्ट बॉडी है, उसका डिसीजन है। क्या आप कैसे साबित करते हैं कि उन्होंने कमेटी गठित नहीं करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हायर क्वालिफिकेशन बोला है या नहीं बोला है, क्या बोला, कुछ भी नहीं कर पाते आप। क्या क्या हुआ, किसकी डिमांड पर हुआ, राज्यों से चर्चा हुई नहीं, कुछ भी नहीं कर पाते आप। लेकिन खैर, इन बातों पर क्या चर्चा करें, अभी अपन फैसले पर चर्चा करते हैं, और उसके बाद मैं बिहार और पश्चिम बंगाल और यूपी के केस पर भी चर्चा करूंगा। इस फैसले पर चर्चा करने से पहले एक बिंदु पर भी और मैं कहना चाहूंगा कि बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी को क्यों उतारा गया, उनसे पैरवी क्यों करवाई गई, कितना महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल से आर्गुमेंट करवाना जरूरी था। कई लोग उस समय कहा था कि कपिल सिब्बल को नहीं उतारेंगे, दूसरे को उतारेंगे, वो कांग्रेस के हैं, कुछ अपने फर्क पड़ सकता है, और भी कहा था, बड़ी हस्तियां भी इन्वॉल्व हुई। लेकिन इस फैसले को जब मैं पढ़ के बताऊंगा, सुनाऊंगा, तब समझ में आएगा कि कपिल सिब्बल जी कितने जरूरी थे, और मीनाक्षी अरोड़ा जी भी जरूरी थी, बट कपिल सिब्बल जी कितने जरूरी थे। जो कपिल सिब्बल जी ने सुनवाई के दौरान, आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने एक आउट ऑफ कंट्री बाहरी देशों के कुछ मामलों को, अमेरिका और अन्य राज्य देशों के मामले, एजुकेशन सिस्टम को लेकर एग्जाम्पल दे रहे थे। तब बीएड की तरफ से कहा था कि इंडिया की बात करो, बाहरी देशों में क्या हो रहा है। लेकिन इसी फैसले में बाहरी देशों के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, अमेरिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसलिए जरूरी है, कई कितना जरूरी है मैं बताऊंगा, पूरा देखिए आप सभी को पूरा लास्ट तक पता लग जाएगा कि कपिल सिब्बल जी कितने जरूरी थे। अब चर्चा करते हैं फैसले को लेकर। बाकी याचिकाओं को रिव्यू पिटीशन से पहले इस पर चर्चा करनी जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट है। इस फैसले में 46 पेज हैं, टोटल 37 बिंदु हैं। यह फैसला सुरक्षित जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने सुरक्षित किया, और 11 अगस्त 2023 को जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने फैसले को सुनाया। जितनी भी भारत सरकार, एनसीटी और बीएड की तरफ से जो एसएलपी दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टेबल जजमेंट बनाने के लिए सिविल अपील में कन्वर्ट करी। सिविल अपील नंबर जारी हुआ, आपके स्क्रीन पर है। क्योंकि जब रिपोर्टेबल जजमेंट बनाया जाता है तो उसको सिविल अपील में कन्वर्ट करना होता है, और उसमें जजमेंट और एक आरोपी मैन ऑर्डर 2 टाइप के होते हैं।
सबसे पहले एक मेन ऑर्डर आया, वो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि हम भारत सरकार और एनसीटी और बीएड की याचिकाएं जो एसएलपी हैं उनको डिसमिस करते हैं, जो रिट पिटीशन है उनको डिस्पोज करते हैं, जो बिहार और यूपी की तरफ से लगी हुई हैं, और जो भी इम्प्लीडेंट पार्टी एप्लीकेशन, जो भी थर्ड पार्टी हैं, उन सभी एप्लीकेशन को डिस्पोज करते हैं और एनसीटी गजट नोटिफिकेशन को रद्द करते हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को मुहर लगाते हैं, उसको अपहेल्ड करते हैं। यह फैसला एक मेन ऑर्डर है, लेकिन मेन जजमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें सिविल अपील में कन्वर्ट किया गया। उस फैसले का पहले नंबर बिंदु में गारंटेड किया गया है, वो एक कॉमन प्रोसीजर होता है एसएलपी को परमिशन देना। बिंदु संख्या 2 महत्वपूर्ण है। शुरुआत की स्टेज में परेर दोनों पक्ष के क्या क्या कहा है, उसके बाद जजमेंट का हिस्सा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। आपके स्क्रीन पर वो स्क्रीनशॉट चलेंगे जजमेंट के हिस्से, मार्क किए हुए रेड, ग्रीन, जो भी ब्लू, येलो में, आप उस हिस्से को पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। जो मेरे समझ में आया है, जितना मैंने समझने की कोशिश करी, वो मैं पढ़ता हूं। यदि कोई गलती रहती है तो मेरे समझने में तो माफी चाहूंगा। आप स्वयं पढ़ें, आकलन करें। जो मेरे समझ में आया वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नंबर, पेज नंबर 3, बिंदु संख्या 2 में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। यह लिखा गया है, जो 25/11/2021 को जो फैसला दिया गया था, जिसमें देवेश शर्मा की जो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, और जो डबल बेंच रीट पिटीशन जो 2109/2021 जो केस लगाया गया था, आपके स्क्रीन पर है ये डबल बेंच का, जिसके नाम से लगा था, इसके अगेंस्ट में यह चैलेंज होके आया है, और जिसमें विद सम फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स रखे गए। ये पैराग्राफ नंबर बिंदु संख्या 2 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह कॉमन बिंदु है। बिंदु संख्या 3 में, पेज नंबर 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसमें मैन प्रेयर बीएड की तरफ से जो मेंशन की गई थी वो मैन प्रेयर का हिस्सा है, जिसमें एनसीटी गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 जो जारी किया गया, जिसमें बीएड शामिल किया गया था, बट रीट 2021 के विज्ञापन में बीएड को बाहर कर दिया राजस्थान सरकार ने, इसलिए विज्ञप्ति को रद्द किया जाए, क्योंकि एनसीटी के नोटिफिकेशन का वायलेशन हो रहा है। यह प्रेयर का मुख्य हिस्सा है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर बिंदु संख्या 4 और पेज नंबर 4 और 5 पर डीएलएड वालों की तरफ से नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में। यह कहा गया, और जो बीएड को शामिल कर लिया था, इससे डीएलएड कैंडिडेट एग्रीड हो गए थे। उसके बाद बिंदु संख्या 5, आपके स्क्रीन पर सारे पेज चल रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। बिंदु संख्या 5 पेज नंबर 5, बिंदु संख्या 5 पेज नंबर 5 पर बिहार हाईकोर्ट और बिहार डीएलएड छात्रों की तरफ से जो याचिका लगाई गई CW 137/2022, यूपी की तरफ से जो लगाई गई CW 881/2022 होगा, आपके स्क्रीन पर है, ऑर्डर में लिखा हुआ है 2021 या 2022 जो है वो आपके स्क्रीन पर है, 2022 है। ये सुप्रीम कोर्ट में इन्हें बिहार और यूपी की तरफ से एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, ये लिखा हुआ है। और कलकत्ता हाईकोर्ट में जो पश्चिम बंगाल की तरफ से जो याचिकाएं लगी वो भी मेंशन की गई हैं, जो एसएलपी लगी थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर और एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन पर रिलीफ मांगी गई थी, स्टे मांगा गया था, उस जिसको डिनाई कर दिया था उन्होंने, इसको लेकर के उल्लेख किया है। इतना ही बिहार हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट को बिहार की तरफ से जो केस लगा और यूपी की तरफ से जो केस लगा और पश्चिम बंगाल की केस की जो मेन प्रेयर का हिस्सा इतना लिखा है। बाकी आगे देखते हैं क्या कहा है। जजमेंट के पेज नंबर 5 और 6 बिंदु संख्या 6 पर कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ किया है। मैंने कल एक वीडियो में चर्चा की थी, पेज कितने ही हो। कोर्ट देखता है प्रेयर में क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, ग्राउंड क्या है, फैक्ट क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, जजमेंट निचली अदालत का क्या है। वैसे ही इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हुआ है, क्या एनसीटी द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें जो बीएड को शामिल किया गया क्या वो सही था। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो एनसीटी गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है कि बीएड
अनक्वालिफाइड है फॉर प्राइमरी लेवल क्लास। मैं एक मोरल बता रहा हूं, जो मुख्य मुख्य हिस्सा है उसको कोट कर रहा हूं, क्योंकि बाकी तो पढ़ने में बहुत ज्यादा रीड लगेगा। तो इसमें कॉमन हिस्सा जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो बता रहा हूं। मुख्य बिंदु इसमें बिंदु संख्या 6 में क्वेश्चन ऑफ लॉ में ये डिसाइड किया गया है कि क्या एनसीटी द्वारा बीएड को शामिल करना सही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को इस बेस पर रद्द किया है कि बीएड इज ए अनक्वालिफाइड फॉर प्राइमरी लेवल, क्या ये सही है, इस बात पर इसमें चर्चा हुई है। अब इस पर चर्चा करते हैं बिंदु संख्या 7 पर, पेज नंबर 6। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हमने सुना है पक्ष को, बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट पटवालिया जी और एनसीटी के नोटिफिकेशन के सपोर्ट में आए हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया है। और मेन आर्गुमेंट राजस्थान हाईकोर्ट का जो एनसीटी गजट नोटिफिकेशन को जो पॉलिसी जो डिसीजन था उसमें गलत तरीके से इंटरफेयर किया है। एनसीटी ने भारत सरकार के एनसीटी का एक्ट सेक्शन 29 के तहत डायरेक्शन में जो जारी किया गया था, हाईकोर्ट ने गलत तरीके से इंटरफेयर करके पॉलिसी डिसीजन में गलत किया है। इसलिए एनसीटी भी इस नोटिफिकेशन को जारी करने में सहमत थी, भारत सरकार के डायरेक्शन पर सहमत थी। ये बात बीएड की तरफ से कही गई। पेज नंबर 6 और 7 पर, बिंदु संख्या 8 पर, अभी आगे आएगा इंटरेस्टिंग हिस्सा, आप सुनते जाइए। बिंदु संख्या 8 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमने सुना है काउंसिल को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी राजस्थान सरकार की तरफ से और डिप्लोमा होल्डर की तरफ से जो मीनाक्षी अरोड़ा जी थे उनको भी सुना कि एनसीटी, इनका कहना है कि एनसीटी एक एक्सपर्ट बॉडी है जिसको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए था। यदि एनसीटी डायरेक्शन फॉलो करती है तो उसको इंडिपेंडेंटली कंसीडर करते हैं, तो एक ये जो डायरेक्शन है ये नॉट इंप्लीमेंटेड इन मैकेनिकल मैनर, मतलब एक सीधा ही इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए था, सोचना चाहिए था, एक्सपर्ट बॉडी थी, काउंसिल है, तो ये तमाम दलीलें दी गई। बिंदु संख्या 9 में अभी सामान्य जो दोनों तरफ से बातें हैं वो चल रही हैं। बिंदु संख्या 9 में पेज नंबर 7 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी हमने सुना है, भारत सरकार ने कहा है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन में हमने जो पावर दिया था उसको जिस पावर के तहत हमने डायरेक्शन दिया था उस पावर को इग्नोर किया है राजस्थान हाईकोर्ट ने, उसमें गलत तरीके से इंटरफेयर किया है, उस पावर को इग्नोर कर दिया राजस्थान हाईकोर्ट ने। हमने सही पावर दिया था एनसीटी को डायरेक्शन मानने का। यह भी कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में हमको पार्टी नहीं बनाया गया, यह भी कहा, आपकी स्क्रीन पर है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुख्य हिस्से अब शुरू होंगे। यहां तक तो दोनों तरफ से मोटा मोटी कहानी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मुख्य हिस्सा जो शुरू होता है, इसमें पेज नंबर 7 और बिंदु संख्या 10 ये सुनवाई का हिस्सा शुरू होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने 24 अगस्त 2022 को एक ऑर्डर पास किया था, जो भी जिस भी राज्य सरकार का बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वो यदि पार्टी बनना चाहता है, कोई भी पार्टी बनना चाहता है, किसी भी राज्य का, राज्य सरकार हो चाहे पार्टी हो, बोर्ड हो या स्टूडेंट हो, तो वो इम्प्लीड कर सकता है, लिबर्टी दी गई थी। उसमें बहुत सारी फाइलें आई थी हमारे पास। अब बिंदु संख्या 11 और पेज नंबर 8, यहां से भारतीय संविधान को लेकर मामला शुरू होता है। बिंदु संख्या 11 में पेज नंबर 8 में सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, जो चैप्टर नंबर 3 और 4 को लेकर चर्चा करते हैं, पार्ट नंबर 3 और 4 को लेकर, जिसमें संविधान के बारे में चर्चा है। इस पर कोई मोटा मोटी चर्चा करनी, संविधान को, क्योंकि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है तो इसलिए संविधान को लेकर चर्चा करनी जरूरी है, इसलिए रिपोर्टेबल जजमेंट और ग्राउंड और बहुत शानदार जजमेंट। बिंदु संख्या 12 में पेज नंबर 8 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 21A को लेकर चर्चा की है, जो संविधान का चैप्टर 3 में अनुच्छेद 21A को लेकर चर्चा की है, जिसमें फंडामेंटल राइट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 14 साल के बच्चे को लेकर जो देना है
उसमें कहा है कि ये मतलब नहीं है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी फॉर्मेलिटी कर दो। उसका मीनिंगफुल एजुकेशन होना चाहिए। ये बहुत ही आपकी स्क्रीन पर है, डेडलाइन किया है इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार, कि मीनिंगफुल एजुकेशन है। इसको जब अदर वर्ड में समझे तो उनका कहना है कि क्वालिटी नॉट ए फॉर्मेलिटी, कि कोई भी किसी भी टीचर को रख दिया और उससे सीख के आ जाओ, पढ़ गया। क्वालिटी जरूरी है। या आपने भी सुना होगा कि क्वालिटी क्या होती है। यह बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसी के बाद पेज नंबर 8 और 9 पर बिंदु संख्या 13 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन हुआ था। जो संविधान का चैप्टर नंबर 4 था, उसमें संविधान संशोधन 46वां 45वें को लेकर चर्चा की है, जिसमें कुछ गोल डिसाइड किए गए थे, बट वो इतने जल्दी से अचीव नहीं कर पाए, बट धीरे धीरे हुए, क्योंकि सिस्टम है। जो राइट टू एजुकेशन को लेकर के जो संशोधन हुए थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करी है, जिसमें गोल डिसाइड किए गए, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन का हिस्सा है। उसके बाद पेज नंबर 9 में बिंदु संख्या 14 पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आपके स्क्रीन पर है, 1986 एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चर्चा करती है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन का बात की गई है, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी टू एजुकेशन, क्वालिटी टू चिल्ड्रेन, एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी टू चिल्ड्रन को लेकर बात की गई है। जो 14 साल के बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन कैसे मिले, सेटिस्फैक्ट्री, ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में चर्चा की गई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करी है। इसी के साथ में पेज नंबर 9 पर बिंदु संख्या 15 में सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिक कृष्णा बनाम आंध्र प्रदेश 1993 का एसएससी 21 से 78 कोई जजमेंट है, जिसमें फंडामेंटल राइट टू फ्री एजुकेशन को लेकर चर्चा की रही है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पेज नंबर 10 पर बिंदु संख्या 16 में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है। आप देखते जाइए, आगे जाकर बहुत शानदार हिस्सा मिलेगा। ये कपिल सिब्बल जी का कितना जरूरी है, आप देखते जाइए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का बिल, न्यू एजुकेशन, जो एजुकेशन पॉलिसी, ये हिस्सा कैसे आ रहा है, आपके धीरे धीरे समझ में आएगा कि कपिल सिब्बल जी कितना जरूरी थे। 1997 को लेकर चर्चा की है, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट, जो 83 संविधान संशोधन हुआ था, जो बिल पास हुआ था संसद से, पार्लियामेंट से, जो 83वां शायद संविधान, आपके स्क्रीन पर जो संविधान संशोधन हुआ, जो फंडामेंटल राइट को लेकर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करी है 1997 को लेकर। जो संविधान के चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 21A इंसल्ट किया गया था, जिसमें नया आर्टिकल जोड़ा गया था 21 नंबर अनुच्छेद 21A। ये बिल सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की अपने जजमेंट में कि ये बिल राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। वहां से कमेटी ने क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर बहुत विशेष तौर पर चर्चा की, जिसमें कोर्ट ने उस कमेटी की रिपोर्ट को भी कोट किया, आपके समक्ष स्क्रीन पर है। क्वालिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कितनी बड़ी चिंतित है, और दूसरी तरफ बीएड कहता है हम क्वालिटी हैं, हम हायर क्वालिफिकेशन है। इन पर भी चर्चा करूंगा, क्वालिटी का किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। पार्लियामेंट से बिल पास हुए हैं उसको लेकर के। उसके बाद फाइनली एक संविधान संशोधन 86वां हुआ, जो 2002 के अंदर हुआ, जिसमें आर्टिकल 21A इंसल्ट हो गया पूरी तरीके से, और फंडामेंटल राइट बन गया जो संविधान के चैप्टर नंबर 3 में, और ये इफेक्टिवली रूप से, प्रभावी रूप से 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है अपने जजमेंट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से। अब बात आते हैं कि बिंदु संख्या 12 और पेज नंबर 8 पर इस पर अपन ने चर्चा कर ली। बिंदु संख्या 16 पर चर्चा करने के बाद पेज नंबर 11 और बिंदु संख्या 17 पर चर्चा करते हैं। बिंदु संख्या 17 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को पूरी तरीके से प्रभावी करने के लिए, लागू फुलफिल करने के लिए आरटीई एक्ट 2009 लाया गया था, जो संसद से पास है। नॉट ओनली फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन,
दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आरटीई एक्ट जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए नहीं आया था, मात्र क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए भी आया था। इसीलिए कपिल सिब्बल जी जरूरी थे। आरटीई एक्ट कपिल सिब्बल जी ने बनाया था, उस समय एमएचआरडी मिनिस्टर थे। राज्यसभा में क्या क्या पास हुआ, क्या क्या स्टैंडिंग कमेटी में, ये लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, सांसद भी हैं, इनको पूरी प्रक्रिया है। देखिए किस प्रकार से मजबूती से केस, जो लोग कहते थे कि कपिल सिब्बल जी की जरूरी नहीं है, हम दूसरे को उतार लेंगे, बहुत एक हुआ था ये किस्सा, कई लोग कांग्रेस का बताते थे, कई लोग कुछ बोलते थे नेगेटिव। देखिए पॉइंट देखिए। अब बात करते हैं पेज नंबर 11 और 12 पर, बिंदु संख्या 18 में। इस एक्ट में भी कोर्ट को चैलेंज किया गया था, आरटीई एक्ट 2009 को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने इस कानून को सही ठहराया गया और उस फैसले का भी उल्लेख किया गया, आपके स्क्रीन पर है। पेज नंबर 12 पर बिंदु संख्या 19 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिटी के बारे में चर्चा की है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में चर्चा की है, इसी के साथ फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हैरासमेंट, क्योंकि पेडागोजी की बात आती है, जब उसका नॉलेज नहीं होगा, छोटा सा बच्चा, उसको फिजिकल पनिशमेंट दे दिया तो आपको किस प्रकार से देना है, कोई मेंटल हैरासमेंट कर दें, आपको साइकोलॉजी का नॉलेज ना हो, पेडागोजी का नॉलेज। ये बिंदु संख्या 20 में चर्चा की है सुप्रीम कोर्ट ने, बिंदु संख्या 19 में चर्चा की है पेज नंबर 12 पर। ये कितना महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बिंदु संख्या 20 में पेज नंबर 12 पर क्वालिटी के लिए कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, उस बात को लेकर चर्चा की है कि क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है, क्या उसकी स्टैंडर्ड होते हैं, क्या नियम होते हैं, वो आपके स्क्रीन पर उन्होंने बताया। टीचर स्टूडेंट का रेशियो, क्वालिफिकेशन, उसको चीज को चर्चा की है कि क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है। ऐसे आपके बोलने से क्वालिटी नहीं होती जो बीएड बोलता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की। बिंदु संख्या 13 में बिंदु संख्या 21 में पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर बिंदु संख्या 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में यदि क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स ही लगाए जाएं। कितनी बड़ी बात कही है कि यदि बीएड को हम शामिल कर लेंगे तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना हो जाएगा, उसके बाद फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब ही नहीं रहेगा, मीनिंगलेस रह जाएगा, क्वालिटी डाउन हो जाएगी। क्या मतलब रहेगा बाद में आरटीई एक्ट का? आगे भी चर्चा करेंगे क्वालिटी और उनके कोर्स को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार, राजस्थान हाई कोर्ट से भी शानदार जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका का जिक्र किया, वहां के एजुकेशन सिस्टम को लेकर। आपने उस समय सुना भी होगा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिन लोगों ने उस समय लाइव सुना था, तब कपिल सिब्बल जी ने कितने शानदार तरीके से बाहरी देशों के एजुकेशन सिस्टम को लेकर चर्चा कर रहे थे। उस समय विपक्ष के वकील पटवालिया जी ने विरोध भी जताया था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में देखी कपिल सिब्बल जी कितना जरूरी थे, कितना महत्वपूर्ण थे। अब बात आती है कि बिंदु संख्या 13 पर ही बिंदु संख्या 22 पेज नंबर 13, सॉरी ये कई बार मिसमैच हो रहा है, बिंदु संख्या 22 और पेज नंबर 13 आपकी सारी चीजें स्क्रीन पर चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 लेवल है, एक प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5, एक सीनियर प्राइमरी लेवल कक्षा 6 से कक्षा 8, और हम ओनली प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 पर ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि केस उसी को लेकर लगा है। जो बीएड के कई कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट गलत समझ रहा है प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से कक्षा 8 को, हम कक्षा उसमें जो यदि उसको करते हैं तो हम प्राइमरी में एलिजिबल हैं, 6 से 8 पढ़ा रहे हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट कक्षा 1 से कक्षा 8 को डिफाइन कर दिया, आरटीई एक्ट में भी डिफाइन था, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन कर दिया। अब आता है पेज नंबर 13 और 14 में बिंदु संख्या 23, सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई एक्ट के 2009 के धारा नंबर 23 को लेकर बताया कि डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, कैसे डिसाइड करना है, कौन उसमें एकेडमिक अथॉरिटी है। 23(1) में क्या है, 23(2) में जो रिलैक्सेशन को लेकर है उसको भी चर्चा करी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसी में जब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 15 और 16 पर बिंदु संख्या 24 में उसी धारा 23(1) के एकेडमिक अथॉरिटी कौन होगी, क्या पावर दिया गया है, जिसमें एनसीटी को बताया गया है। 23 धारा में 2 में भारत सरकार को पावर दी गई है, रिलैक्सेशन को लेकर चर्चा की गई है।
और एनसीटी बीएड को क्वालिफिकेशन को शामिल, इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करी है सुप्रीम कोर्ट ने। बिंदु संख्या 24 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी 23/8/2010 में नोटिफिकेशन लेकर के आई, जिसमें कक्षा 1 से 5 में डीएलएड और कक्षा 6 से 8 में दोनों के नोटिफिकेशन जारी किए थे और कक्षा 6 से 8 में बीएड को शामिल किया था। आज तक बीएड को क्वालिफिकेशन में शामिल क्यों नहीं किया एनसीटी ने, जब बीएड इज ए क्वालिफिकेशन फॉर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, तो आज तक क्यों नहीं किया? 2010 से लेकर 2018 में ही किया, इससे पहले क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इसका मतलब यह है कि आप इस 2018 अमेंडमेंट को छोड़ दिया जाए, तो इसका बात की जाए इसको छोड़कर, तो आपके हिसाब से बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी लेवल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं थी बीएड प्राइमरी लेवल के लिए, आपके ही नोटिफिकेशन बता रहे हैं। यदि क्वालिफिकेशन होती तो आप शामिल करते, क्यों नहीं किया आज तक? उस पर कोई जवाब नहीं था। बिंदु संख्या 25 और पेज नंबर 17 और 20 कितने महत्वपूर्ण, इससे एनसीटी को घेरना शुरू किया है। एनसीटी ने डिप्लोमा को नेसेसरी बताया था, जरूरी बताया था पीआरटी के लिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी खुद ही कह रही है कि भी डिप्लोमा प्राइमरी के लिए नेसेसरी है, इसका मतलब कि डीएलएड ही क्वालिफिकेशन है, अन्य कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। पेडागोजिकल कोई अप्रोच नहीं है बीएड की और प्राइमरी के लिए, और पेडागोजिकल अप्रोच प्राइमरी के लिए एक यूनिक अप्रोच है। बच्चे को कैसे स्टेप बाय स्टेप वो उसका आगे बढ़ता है, तो बच्चे को कैसे हैंडल करना है। कितना शानदार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, बहुत शानदार फैसला लिखा है, टिप्पणी नहीं, कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है विद केयर एंड सेंसिटिविटी। क्योंकि छोटा सा मासूम बच्चा होता है, उसको पहली बार क्लास में आता है, उस पर भी चर्चा करी है कोर्ट ने, कैसे बोलेगा, कैसे उसको बैठाओगे, कैसे उसको सिखाओगे, बहुत सारा पेडागोजिकल अप्रोच होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी बात नहीं है। डीएलएड वाले ही इसमें कहा है कि पेडागोजिकल के लिए स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, इसलिए बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है। ये चीजें एनसीटी की ही सारी चीजें, पहले की कैरिकुलम सारी चीजें बता रही हैं। एनसीटी, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के कैरिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर को डिफाइन किया, आपकी स्क्रीन पर है, जो बताता है कि डीएलएड का कोर्स क्या होगा, बीएड का कोर्स क्या होगा, उसमें बच्चे को कैसे हैंडल किया जाता है, बच्चे के बारे में डिफाइन किया है कि उसमें बच्चे का कैसे विकास, कैसे टीचर, ट्रेंड टीचर उसको पढ़ा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कैरिकुलम देखते हैं, तो बच्चे के लिए पेडागोजिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है टीचर के पास, जो बच्चों के साथ डील कर सके बहुत शानदार तरीके से। बीएड 6 से 12 आगे के लिए हायर क्वालिफिकेशन के लिए, बीएड और डीएलएड में क्या डिफरेंस है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के 2009 को रेगुलेशन को कोट किया है। यही चीज बीएड और डीएलएड में क्या डिफरेंस है, एनसीटी ने पटना हाईकोर्ट में अपना एफिडेविट पेश किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पेश किया, वो सुनवाई के दौरान आपने देखा होगा, वो आज एनसीटी के ही नुकसान का पॉइंट बन गया। अब कोई दोष देता है किसी को, जो रियलिटी है बीएड और डीएलएड के कोर्स में डिफरेंस, और उसमें बताया है कैरिकुलम में भी कि बीएड और डीएलएड के कोर्स में कितना डिफरेंस है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उससे साफ साबित होता है कि डीएलएड प्राइमरी के लिए और बीएड हायर के लिए, बीएड के पास प्राइमरी के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई उसके पास पेडागोजिकल अप्रोच नहीं है, कुछ भी नहीं सीखा है। अब इसके बाद जब अपन चर्चा करते हैं 25 नंबर बिंदु के बाद बिंदु संख्या 26 और पेज नंबर 21 पर, इसमें सुप्रीम कोर्ट दिलीप कुमार घोष वर्सेज अन्य जो फैसले हैं उन पर चर्चा की है, जिसमें बीएड के पास एक चाइल्ड पेडागोलॉजिकल अप्रोच नहीं है, मनोविज्ञान जो शिक्षण विधि है प्राइमरी के लिए वो नहीं है, उसको कुछ फैसले उनको कोट किया, आपकी स्क्रीन पर है। पीएम लुथार स्टेट ऑफ केरला का जो बीएड इज नॉट ए हायर क्वालिफिकेशन, उसको कोट किया है। इसी के साथ योगेश कुमार बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के फैसले को कोट किया है कि बीएड हायर क्लासेज के लिए, नॉट प्राइमरी के लिए। अब बात करते हैं पेज नंबर 22 और 23 पर, बिंदु संख्या 27 पर बहुत ही शानदार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स एट प्राइमरी लेवल स्कूल्स पर पेडागोजिकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम
प्राइमरी लेवल पर अच्छे से उनके पास वो बीएड से ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। बीएड के पास पेडागोजिकल कोई अप्रोच नहीं है प्राइमरी लेवल के लिए, वो बीएड हायर के लिए 6 से 12 के लिए। सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रही है, जजमेंट में बहुत शानदार लिखा है, डीएलएड ट्रेंड है, स्किल्ड है प्राइमरी के लिए, उन्होंने इसी की ट्रेनिंग की है। इसीलिए बीएड को यदि हम शामिल करते हैं तो क्वालिटी डाउन हो जाती है, उसके साथ क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है, वो हम नहीं कर सकते। डीएलएड के पास स्पेशल ट्रेनिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। पेज नंबर 23 और 24 पर और पेज नंबर 23 और 24 पर बिंदु संख्या 28 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निष्कर्ष पर आते हैं कि 28 जून 2018 तक एनसीटी ने आज तक बीएड को योग्य नहीं माना। इसका मतलब बीएड क्वालिफिकेशन में नहीं आती। एनसीटी ने 2010 में 23 आरटी एक्ट 2009 धारा 23(1) के तहत जो भी नोटिफिकेशन निकाले हैं उसमें बीएड को शामिल नहीं किया। धारा 23(2) के तहत बीएड को छूट जरूर दिया कुछ राज्यों में कुछ समस्याओं की वजह से। इसका मतलब बीएड क्वालिफिकेशन नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है एनसीटी के पीछे के रिकॉर्ड और इतिहास को देखकर। इसी के साथ पेज नंबर 24 और 27 पर बिंदु संख्या 29 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एनसीटी ने भी शामिल नहीं किया है, बीएड को क्वालिफिकेशन नहीं माना है शुरुआत से 2010 से लेकर, क्योंकि पेडागोजिकल वीकनेस थी बीएड के कोर्स में प्राइमरी लेवल के लिए। तभी 28 जून 2018 नोटिफिकेशन में 2 साल के अंतर्गत आपको ब्रिज कोर्स करने को कहा गया, जो गलत है। इसका मतलब बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है साफ तरीके से। इसको इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पैराग्राफ में बहुत शानदार टिप्पणी की है यहां से सुप्रीम कोर्ट ने कि बीएड को शामिल नहीं कर सकते। शामिल करने का मतलब है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। क्वालिटी के साथ यदि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो संसद से पास कानून का वायलेशन होगा, जो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 21(a) का वायलेशन होगा, जो हम कर नहीं सकते। कितना रिपोर्टेबल और संवैधानिक, आप पूरा देखिए। उन पर भी आऊंगा, बिल पर, अध्यादेश पर और पुनर्विचार याचिका पर, और सिब्बल जी का कितना जरूरी आप देख रहे हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक बुक का भी जिक्र किया है, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, जो क्वालिटी को लेकर, एजुकेशन को लेकर जो बुक लिखी गई है उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है, जिसमें पेडागोजिकल स्किल्स होना बहुत जरूरी है, हायर प्रायोरिटी पर रखा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भारत सरकार के पास एकमात्र रीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड शामिल करने का मात्र एक रीजन दे रहे हैं कि इससे रोजगार ज्यादा मिलेगा बीएड वालों को। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कोई सुटेबल रीजन नहीं है कि बीएड शामिल होने से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। यह सुनवाई के दौरान आप भारत सरकार के एएसजी की तरफ से भी आपने सुना होगा, मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देना है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है इस एम्प्लॉयमेंट पर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रोजगार देने पर बहुत शानदार टिप्पणी की है, सख्त तरीके से आदेश दिया। आप फैसले में लिखा है, आप देखना। सुप्रीम कोर्ट ने पेज नंबर इसी 26 पर इसी बिंदु में आगे लिखा है कि हमारे पास एनसीटी जो ये गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसके ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के सारे पत्र हमारे पास आए हैं, जिसमें एनसीटी ने अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई नहीं किया है एक एक्सपर्ट बॉडी होते हुए भी। कितनी महत्वपूर्ण बात। एनसीटी का उद्देश्य एजुकेशन को इंप्रूव करना है, न कि ज्यादा जॉब देना। पॉइंट कट हो गया ना। बीएड 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, मैटर यह नहीं करता क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और जो क्वालिटी की बात करते थे उस पर भी चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी डीएलएड 1 से 5 और बीएड 6 से 12 के लिए ज्यादा डिजाइन किया, और जो बीएड के लिए पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, मोर अपॉर्चुनिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 6 से 12 हायर क्लासेस में बीएड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पेज नंबर 27 से 32 पर पैराग्राफ नंबर 30 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास जो भी पत्राचार हुए, जितने जो आरटीआई में अपने पास सबूत आए जो हाईकोर्ट में रखे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में रखे गए, सुप्रीम कोर्ट में भी रखे गए, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कब क्या क्या हुआ वो हमने देखा। तो इसमें साफ तौर पर आता है, जो मैं बहुत बार चैनल पर शुरुआत से आपको बताता आया हूं, कि केवीएस का लेटर जारी करना, मीटिंग होना 12 अप्रैल 2018 की, 28-29 मई की मीटिंग,
9, 10, 11 अप्रैल की मीटिंग नोट शीट, डायरेक्शन देना, 30 मई का लेटर, 23 मई का लेटर, जो तमाम किस प्रक्रिया से जारी किया गया, वो बोल रहे हैं कि हमने पूरा देखा है, पूरा पढ़ा है। तब आगे पेज नंबर 33 और 34 पर सुप्रीम कोर्ट बिंदु संख्या 31 में कहता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जब हम देखते हैं, इन घटनाक्रम को हम जब देखते हैं, तो ये दिखता है कि पहले बीएड सेंट्रल स्कूल के में ही शामिल करने के लिए लेटर जारी और मीटिंग हुई थी केवीएस की, सेंट्रल केंद्रीय स्कूलों में ही मात्र, बाद में पूरे भारत में कर दिया गया। रीजन बताया गया, उन्होंने कहा है कि हम जो सारी चीजें देखें उसमें कि एक बेटर सुटेड है फॉर प्राइमरी बीएड है, वो बहुत ही ज्यादा बेटर सुटेड है, बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट बैठता है प्राइमरी के लिए। दूसरा एक हायर क्वालिफिकेशन बताया है। तीसरा एक टेट क्वालिटी के अंदर उन्होंने आंकड़ा आपके स्क्रीन पर 6 से 16% ही पास हो पा रहे हैं, बीएड को शामिल कर देंगे तो बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी रखा गया। उस समय जस्टिस दुलिया जी ने बहुत शानदार उनसे सवाल किया था, टिप्पणी की थी, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉजिक सही नहीं है कि वो संख्या बढ़ जाएगी, रोजगार का मुद्दा नहीं है, बात क्वालिटी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस पूरे मैटर को जब चेक किया, एग्जामिन करते हैं, तो बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एट प्राइमरी लेवल। और ये एनसीटी स्वयं कह रही है, क्योंकि 2 साल के अंतर्गत ब्रिज कोर्स इसीलिए करवा रही है, वो बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है। आगे पेज नंबर 34 और 36 पर बिंदु संख्या 32 में सुप्रीम कोर्ट कहती है, आपके स्क्रीन पर है, कुछ जजमेंट के उल्लेख करती है, जिसमें सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो आरटी एक्ट वैलिडिटी को लेकर, जो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर केस था, जिसमें सही ठहराया गया फंडामेंटल राइट जो एजुकेशन को लेकर के, पार्ट नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह बताया गया है कि पेडागोजी बहुत जरूरी है प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, और क्वालिफाइड और ट्रेंड स्कूल टीचर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें इस फैसले का जिक्र किया है। फंडामेंटल ऑफ जो चाइल्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार टिप्पणी की है, आप देखिए इस पर, पेडागोजी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल और उसका इंपॉर्टेंस बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जजमेंट में कि बच्चा पहली बार क्लास में आता है, टीचर से फेस करता है, कैसे बोलना है, इन तमाम चीज़ों को वही टीचर हैंडल कर सकता है जो इस पेडागोजी को सीख चुका है, जिसने ट्रेनिंग करी हो, स्पेशल डीएलएड किया हो, बाकी कैसे कर लेगा। इसीलिए शुरुआत में उन्होंने फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट की बात की थी। इसीलिए इन्होंने कहा कि फंडामेंटल ऑफ चाइल्ड उसका जरूरी है कि वो अच्छे ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर से पढ़े, ये राइट है उसका। और इस फैसले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, क्वालिफिकेशन तो बीएड है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। अब पेज नंबर 36 पर बिंदु संख्या 33 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बीएड इज नॉट फुल्ली ट्रेंड, बीएड पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है। एनसीटी द्वारा बीएड शामिल करना प्राइमरी स्कूल में एक फुल्ली तरीके से आर्बिट्रेरी, अनरीजनेबल और कोई बेनिफिट नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन ही होती है, कोई बेनिफिट नहीं है, क्वालिटी डाउन होती है यदि बीएड को शामिल किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। पेज नंबर 36 पर पैराग्राफ नंबर 34 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है एनसीटी अपने आर्गुमेंट के दौरान ये जस्टिफाई नहीं कर पाई कि बीएड इज ए क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए बीएड क्वालिफिकेशन, इस मामले को, इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए। इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है और उसके बिंदु कोट किए गए, किस किस जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जिस बेस पर जो रद्द किया था वो पॉइंट कि वैलिड है, इसलिए हम मुहर लगाते हैं। पेज नंबर 37 और 40 पर सुप्रीम कोर्ट ने बिंदु संख्या 35 में कहा कि एनसीटी एक्ट का, यहां पर मीनाक्षी अरोड़ा जी का रोल होता है, वो क्यों जरूरी है वो भी बताता हूं। एनसीटी एक्ट में सेक्शन 12 है और एक जो पहले रेगुलेशन आया था वहां पर मीनाक्षी अरोड़ा जी का रूल एंड रेगुलेशंस पर जरूरी था, क्योंकि वहां पर मीनाक्षी जी ने ही बोला था। सेक्शन 12 में कहा गया कि पावर ऑफ काउंसिल टू डिटरमाइन द मिनिमम क्वालिफिकेशन, कि काउंसिल होती है एनसीटी की 13 सदस्य की और उसमें उसके पास ही क्वालिफिकेशन का है। और उसमें इसी के साथ इस पैराग्राफ में एनसीटी की धारा 29 डायरेक्शन को लेकर भी चर्चा की। अब आता है मामला पॉलिसी डिसीजन को लेकर। एनसीटी एक्ट 29 भारत सरकार का डायरेक्शन देना, पॉलिसी डिसीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट अच्छे से हाजिरी लगाता है बीएड की, और शानदार जजमेंट।
एनसीटी के डायरेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया है कि 28 जून 2018 नोटिफिकेशन भारत सरकार का पावर है, उसकी पॉलिसी है, उसके डायरेक्शन के बेस पर जारी किया गया है। भारत सरकार के डायरेक्शन पर जारी किया गया, ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी बता करके, और एनसीटी बाउंड है इसको लेकर के, इसलिए आप इसमें इंटरफेयर नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में अपने पैराग्राफ 36 से बिंदु संख्या 36 में और पेज नंबर 40 से 46 में 6 पेज में लगातार शानदार तरीके से जजमेंट दे दिया कानूनी रूप से पॉलिसी डिसीजन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड को यदि शामिल किया जाता है यूनियन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमने देखा है, जो पॉलिसी मैटर आप जो बता रहे हैं किस प्रकार से बीएड को शामिल किया गया और आप जो पॉलिसी मैटर बता रहे हैं कितनी चर्चा हुई है, उसको हम जब देखते हैं तो कोर्ट ने कहा कि कोई डाउट नहीं है कि हम पॉलिसी मैटर में सामान्यतः नहीं इंटरफेयर करते। पॉलिसी डिसीजन में नो डाउट है हम इंटरफेयर नहीं करते पॉलिसी मैटर में, बट पॉलिसी मैटर यदि कंट्रोल कानून में, लॉ में विवादास्पद हो और आर्बिट्रेरी हो और इरेशनल हो, यदि अनुपातिक रूप में नहीं हो, सही नहीं हो, असंवैधानिक हो, तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। यदि इरेशनल होगी, यदि आर्बिट्रेरी होगी और यदि कॉन्ट्रेरी टू लॉ होगा तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जुडिशियल पावर। यही मैंने कहा था कि यदि जुडिशियल रिव्यू करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, यदि कानून गलत बना और किसी के साथ अन्याय हो रहा है। पॉलिसी का मतलब यही नहीं होता है कि हर कुछ, और इस पॉलिसी डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार जो आर्गुमेंट चल रहे थे, कपिल सिब्बल जी ने कितना शानदार कहा था जब कोर्ट ने कहा था कि पॉलिसी डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट में, तब कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि हर कुछ बना करके ये तो पॉलिसी डिसीजन बता देंगे, इसका मतलब क्या पॉलिसी डिसीजन पर। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया था कपिल सिब्बल जी ने, क्योंकि वो भारत सरकार का हिस्सा रहे इसलिए उनको पॉलिसी डिसीजन के मालूम होते हैं कौन से पॉलिसी डिसीजन किस प्रकार के। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पॉलिसी डिसीजन के अंदर क्यों इंटरफेयर करते हैं, जुडिशियल रिव्यू करते हैं, और उस पर बहुत शानदार लिखते हैं कि बीएड शामिल करना एक एकेडमिक डिसीजन है और जो एक प्रॉपर स्टडी के बाद किया जाता है, जो एक एक्सपर्ट बॉडी का काम है। बस हो गया काम, एक्सपर्ट बॉडी का काम है, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, एक एकेडमिक डिसीजन है, ये पॉलिसी डिसीजन में नहीं ला सकते आप। एनसीटी विदाउट प्रॉपर माइंड इस फैसले को लागू कर दिया और इसलिए हम जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं। और इसी के साथ कहा कि एनसीटी का कोई ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है, कुछ भी नहीं किया, मात्र उसके बेस पर कर दिया। और पॉलिसी डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यदि हम पॉलिसी डिसीजन का रिव्यू नहीं करेंगे, यदि पॉलिसी गलत हो तो हम करेंगे। यहां पर आर्टिकल 21A का वॉयलेशन हो रहा है और बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन भी नहीं है और एक क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब बहुत बड़ा संसद से पास कानून के साथ वॉयलेशन हो जाएगा। क्वालिटी हम नहीं कर सकते, बच्चे का राइट है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो जाएगा। इसलिए हम पॉलिसी डिसीजन को रिव्यू करेंगे और पॉलिसी गलत है आपकी। और ये कहते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी और भारत सरकार एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया और ये शानदार फैसला दिया। और इसी पैराग्राफ में बिंदु संख्या 36 में पेज नंबर 40 से 46 में सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार को भी कहती है कि आपने गलत किया, बीएड को शामिल करना था, आपने गलत किया, एनसीटी नोटिफिकेशन का वॉयलेशन गलत किया आपने। लेकिन पेज नंबर इसी 46 पर बिंदु संख्या 37 में सुप्रीम कोर्ट एनसीटी और भारत सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर देती है, राजस्थान हाईकोर्ट को फैसले को मुहर लगा देती है और ये बात कहती है और सारी एप्लीकेशंस डिस्पोज और सारा मामला बीएसटीसी को जिता देते हैं। ये कितना शानदार महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। अब इस फैसले को पढ़ने के बाद आपके समझ में आया होगा कि कितना शानदार फैसला था। अब बात आते हैं सारी चीजों पर। कपिल सिब्बल जी कितना जरूरी थे ये समझ में आ गया। आरटी एक्ट का जिक्र हुआ है कितना,
21A संविधान का जिक्र हुआ है, पॉलिसी डिसीजन का जिक्र हुआ है, राज्यसभा पार्लियामेंट से पास कानूनों का जिक्र हुआ है। कपिल सिब्बल जी ने आरटी एक्ट बनाया, कानून, राज्यसभा सांसद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी रहे, किसी कमेटी के, इसके नहीं रहेंगे, अलग अलग कानून, और उनको पूरी जानकारी थी। आउट ऑफ इंडिया बाहरी देशों के एजुकेशन सिस्टम को लेकर चर्चा की, किस लिए जरूरी थे, और एनसीटी के सेक्शन 12 और उन पर चर्चा करी, कितना शानदार, मीनाक्षी अरोड़ा जी कितनी शानदार, जरूरी था, कितना शानदार, राजस्थान हाईकोर्ट से और ज्यादा मजबूत बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए यह समय लगा। अब आपको समझ में आया कि कपिल सिब्बल जी कितना जरूरी थे। सुप्रीम कोर्ट पार्टी नहीं देखती, दबाव नहीं चलता, कानून और तथ्य के बेस पर फैसला देती है, न कि भावनाओं के बेस पर। अब बात करते हैं, जो बाकी बिंदु हैं उनको लेकर चर्चा करते हैं। जो मैंने 6 बिंदु जो उल्लेख किए थे, उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि उन बिंदुओं में क्या क्या लिखा गया और मैंने कौन कौन से बिंदु पर चर्चा की थी और वो कितना जरूरी थे वो बिंदु, उन पर लेकर के चर्चा करते हैं। आप वीडियो सभी जगह शेयर जरूर कीजिए। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे से जुड़े रहे और इतने, इस जीत का आपका हिस्सा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब बात करते हैं, रिव्यू पिटीशन पर बात करने से पहले अन्य राज्यों के फैसलों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। बिहार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, उनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिक्र है, मात्र नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया यही जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मात्र राजस्थान के मामले को उल्लेखित करते हुए बिहार और यूपी की याचिकाओं को भी उल्लेखित किया, मात्र उन्होंने एनसीटी के 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द किया है। बाकी कहां भर्ती हो गई, कहां नहीं हुई, कहां शामिल होके हो गई, कहां बाहर होके हो गई, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं करी है, कोई आदेश पारित नहीं किया है कि किन को बाहर करना है, किन को नहीं करना। चैलेंज फैसला आया उसके बाद से लागू करना है, पहले से लागू करना है, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है उससे पहले लागू होगा या बाद से होगा या 2018 से लागू होगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चर्चा नहीं करी। एक कॉमन जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको बीएड को बाहर करते हुए और एनसीटी गजट नोटिफिकेशन को रद्द करने का। अब बिहार की क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार की तरफ से याचिकाएं लगी उसका जिक्र किया गया, बट उसमें ओनली नोटिफिकेशन चैलेंज पर ही जिक्र हुआ और उसको नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। छठे चरण की भर्ती में यदि बिहार वालों को बीएड के लगे हुए को हटाना है तो पटना हाईकोर्ट में आपका केस लगा हुआ है, नोटिफिकेशन रद्द करने को लेकर, और सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन उनकी ज्वाइनिंग हुई, आप मजबूती से लड़ाई लड़के उनको बाहर कर सकते हैं और उनको हटवा सकते हैं और आप अपनी ज्वाइनिंग पा सकते हैं। अब जो अगस्त में होने वाली जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित होगी, यदि डीएलएड साथियों की मजबूती रही, वो इस फैसले को जिक्र करें, ज्ञापन दें, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार की याचिकाओं का उल्लेख है वो मेंशन करके पैराग्राफ उनको दिखाएं कि ये रहा नोटिफिकेशन, हमारा भी चैलेंज था, सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो गया, आप इनको बाहर कीजिए और परीक्षाएं आगे खिसकेंगी, बीएड बाहर होगी बिहार से भी। जो कई यूट्यूबर, जो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं ये राजस्थान का फैसला है, उनको कुछ भी मालूम नहीं, फैसला पढ़ना नहीं आता। वो इस पैराग्राफ जो मैंने बताया बिहार और यूपी के और पश्चिम बंगाल के केस का जिक्र है वो भी पढ़ लें, और आइए भी बहुत सारे राज्यों के बने हुए थे, उनको कुछ भी मालूम नहीं है, सभी राज्यों पर होता है और भर्ती प्रक्रियाएं बीच में रुकती हैं तो रुकती हैं। जिसमें बिहार की रिट पिटीशन 137/2022 थी, सिविल रिट पिटीशन, इसलिए आप मजबूती से बिहार में लगे हुए छठे चरण वालों को बाहर कर सकते हैं। आप में मजबूती चाहिए, डीएलएड वाले नौकरी पा सकते हैं और ये परीक्षाएं भी आप आगे खिसका सकते हैं, और पहली सुनवाई के अंदर आपका काम हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, रिपोर्टेबल मानना पड़ेगा। एक दो आप, और इसी के साथ छठे चरण में भी अब आते हैं मध्य प्रदेश में भी जो पीआरटी को शामिल होकर, जो मध्य प्रदेश के साथी कमेंट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी पीआरटी को शामिल करके भर्ती की गई है, बीएड को शामिल करके भर्ती की गई है, उनको ज्वाइनिंग दे दी है। आपके हाईकोर्ट में सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन ज्वाइनिंग हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, वहां पर एप्लीकेशन लगाइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी लगाइए और बीएड को बाहर कीजिए और आप अपनी नौकरी लीजिए, मजबूती से लड़ाई लड़के, और बीएड वाले लगे हुए बाहर हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मामले में
कॉमन जजमेंट ही हुआ है जिसमें एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा करके मजबूती से लड़े आप लोग, और तभी आप वहां पर कोई नो स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर कलकत्ता हाई वेस्ट बंगाल कैंडिडेट, नो स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर एनी स्टेट, ये एक कॉमन जजमेंट है, कॉमन ऑर्डर है जो सभी याचिकाओं पर मजबूती से आप अपने हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा करके ओल्ड न्यू जो भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट है उसमें आप बीएड को बाहर कर सकते हैं और मजबूती से लड़ेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। ये पंजाब में बाहर होकर ज्वाइनिंग हुई है, हिमाचल में यदि कहीं पर किया है तो वहां पर भी आप लोग बाहर कर सकते हैं। जहां भी जिस भी राज्य में है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कॉपी लगाइए और हाईकोर्ट में और उनको बाहर कीजिए। ये आपकी मजबूती पर डिपेंड करेगा कि पुरानी भर्तियों में लगे हुए लोगों को आप हटा पाते हैं नहीं हटा पाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन डिफाइन नहीं किया है कि कब से ये लागू होगा फैसला। उन्होंने ओनली नोटिफिकेशन को रद्द किया है। अब जो बात आती है कि क्या भारत सरकार एनसीटी बीएड रिव्यू पिटीशन लगाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुनर्विचार याचिका, पुनर्विचार याचिका वो होती है कि जब आपके पास फैसले में कोई बिंदु, सबसे पहले रिव्यू पिटीशन क्या होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। रिव्यू पिटीशन वो चीज होती है कि जब फैसला आ जाता है उस पर कोई तथ्य उस फैसले के बाद आते हैं आपके पास, जो तथ्य पहले आपके पास नहीं थे, उसके बाद आपके पास वो तथ्य आए तो आप उस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचो कि भाई पहले नहीं था, ये कंसिडर नहीं हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इसको कंसिडर करो। कोई नए फैक्ट आ जाए या कोई फैक्ट कंसिडर करने में गलती रह जाए सुप्रीम कोर्ट की या आपके रखने की, तो आप लगा सकते हैं। जब आप इस जजमेंट को लेकर पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, और पहले हाईकोर्ट ने नहीं छोड़ा, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमी थी वो पूरी कर दी जिससे ये जीते। कोई नया एविडेंस नहीं आते। ज्यादातर क्रिमिनल मैटर में रिव्यू लगता है, वहां पर क्या होता है कि कोई नए एविडेंस आ जाते हैं क्रिमिनल में, बाद में पता लग जाते हैं तो पहले कंसीडर नहीं होते हैं तो वहां पर एक्सेप्ट हो जाती है। और भी कई मैटर में होती है जिसमें नए फैक्ट होते हैं। इसमें नया फैक्ट क्या लाएंगे? कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया हमारी चैलेंज की हुई, पूरे डॉक्यूमेंट दिए हुए, बीएड हायर क्वालिफिकेशन नहीं है साफ डिफाइन कर दिया, क्वालिटी को लेकर डिफाइन कर दिया, कोर्स को लेकर डिफाइन कर दिया, सारी चीजें डिफाइन कर दी। नया तथ्य क्या लाएंगे, कैसे रिव्यू? मुझे नहीं लगता कि रिव्यू पिटीशन इनकी एक्सेप्ट होगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट, मुझे फैसले के आधार पर अपना ओपिनियन बता रहा हूं, जो मैंने फैसला पढ़ा है उसके आधार पर ओपिनियन बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता चाहे भारत सरकार लगाए, एनसीटी लगाए, चाहे बीएड लगाए, रिव्यू पिटीशन इनकी दाखिल होगी। रिव्यू पिटीशन दो तरीके से होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, जो चैम्बर में, ये रीट पिटीशन लगती है रिव्यू, उसके बाद जज अपने चैम्बर में ही डिसाइड करते हैं कि रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, इसको डिसमिस करना है। यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बाद में पुनः पूरे उसी मैटर पर दोबारा उन्हीं सभी पार्टियों को बुलाकर सुनवाई होती है। यदि डिसमिस कर देते हैं तो चले जाते हैं, काम हो गया। यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ओपन कोर्ट में बाद में सुनवाइयां होती है, वही प्रोसेस, वही दौर शुरू होते हैं। यदि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है, वो जज अपने चैम्बर में जो पार्टी की तरफ से रिव्यू लगाया जाता है उसके आर्गुमेंट, तथ्य, फैक्ट देखते हैं। लेकिन कई बार रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में भी सुनवाई कर ली जाती है, चैम्बर में ना करके वो कई बहुत स्पेशल मैटर होते हैं वहां करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिव्यू पिटीशन के अंदर भी ये लोग जीत पाएंगे और इनके एक्सेप्ट होगी। रिव्यू पिटीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैसे लगता है, किन बेस पर लगता है, मोटा मोटी तौर पर। अब आता है कि क्या भारत सरकार संसद में अध्यादेश लाकर बीएड को शामिल कर सकती है क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत सरकार, आजकल आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर जो आपकी दिल्ली सरकार का बिल था, जिस पर एनसीटी दिल्ली का जो बिल था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया था, उसके बाद भारत सरकार दिल्ली पार्लियामेंट में बिल ले आई। उसके बेसिस पर काफी लोग बोल रहे हैं, इलेक्शन वाले पर भी बिल ले आ रहे हैं, शायद ले आए तो बोल रहे हैं कि इस पर बिल ले आओ। लेकिन इस पर बिल कैसे आएगा मेरे समझ से बाहर है। जो मैंने इसको समझा, इस केस को जो स्टडी किया और जो मेरा ओपिनियन है, उसके बेसिस पर मुझे सामने निष्कर्ष यह आता है कि पहले तो आपको बिल लाने के लिए बीएड को क्वालिफिकेशन बनाना है और उसको योग्य बनाना है, तो वो पावर आपको लेनी होगी। जब आप पावर लेंगे तो पहले एनसीटी को बंद करनी होगी, पहले वो बिल लाना पड़ेगा, वो कानूनी अध्यादेश लाना पड़ेगा कि एनसीटी को हम खत्म करते हैं, बंद करते हैं। तब आपके पास, भारत सरकार के पास पावर आएगी योग्यता निर्धारण की, उसके बाद आप बिल लाओगे।
एक तो वो करना पड़ेगा, और वो बंद होते ही बाद में राज्य सरकार अपने अपने रूल मानेगी। इसी विवाद को निपटाने के लिए कि एक कॉमन स्टैंडर्ड बने रहे, डिजाइन बनी रहे, एक एकेडमिक अथॉरिटी आरटी एक्ट 2009 के अंदर डिसाइड किया हुआ रहेगा एकेडमिक अथॉरिटी, उसको बंद कर दोगे तो बाद में या तो नया मैकेनिज्म लेकर आओ, कोई नई एकेडमिक अथॉरिटी लेकर आओ, उसमें अलग रूल बना के लेके आओ, या बाद में एनसीटी को बंद करोगे तो अपने पास पावर लो, वो लोगे तो आरटी एक्ट का वायलेशन होगा, उसको बदलना पड़ेगा। कितना डिफिकल्ट काम है, ऐसा नहीं है। और एनसीटी को बंद कर दोगे तो सभी राज्य अपनी अपनी योग्यताएं निर्धारित करते थे, उस विवाद को खत्म करने के लिए बनाया गया। बाद में राज्य पॉलिसी पर चला जाएगा, राज्य सूची समवर्ती सूची के मामले में जाकर राज्य सरकार अपने अपने तरीके से योग्यताएं डिसाइड करें, वही विवाद रह जाएगा। तो इसको बिल लाकर कैसे करेंगे? एनसीटी को बंद किया तो, यदि एनसीटी को बंद करके उन्होंने अपना लागू किया तो वही विवाद और वही कोर्टों में हो ही नहीं सकता। सरकार नहीं चाहेगी, अधिकारी भी राय नहीं देंगे मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है। उसके बाद एनसीटी जो दिल्ली वाला जो बिल है, दिल्ली वाले बिल में दूसरा था, वहां पर अधिकारियों के ऑफिसर्स के पावर को लेकर था। उसके लिए भारत सरकार ने एक मैकेनिज्म बना दिया, 3 सदस्यों की कमेटी डिसाइड कर दी, और उस कमेटी में जो भी है जैसा भी है वो अलग विषय है, एक राजनीति का मुद्दा है, अलग विषय, लेकिन एक कमेटी डिसाइड करिए मैकेनिज्म। यहां पर आप मैकेनिज्म कैसे डिसाइड करो? मैकेनिज्म तो ऑलरेडी एनसीटी डिसाइड है, बिल कैसे लाओगे? यदि आप अब जो इलेक्शन कमीशन वाला जो बिल ला रहे हैं उसमें तो उस सदस्य की नियुक्ति करना है, यहां पर कोई एनसीटी के अंदर किसी चेयरमैन या ऑफिसर की नियुक्ति नहीं करनी। जो बिल ला करके कि आप लोग आरोप लगा दिया, किसी ने आरोप लगा दिया कि एनसीटी का चेयरमैन गलत तरीके से नियुक्त किया जाता है, सेक्रेटरी या उसके एनसीटी के काउंसिल के सदस्य गलत तरीके से नियुक्त किए जाते हैं, इसके लिए वो हुआ तो बिल लाना पड़े। एनसीटी के अंदर नहीं, टीचर की क्वालिफिकेशन को लेकर के कैसे हो पाएगा? बिल ला ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकता, पार्लियामेंट से बिल नहीं आ सकता इस मामले में, बहुत बड़ा उलटफेर करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोर्स पूरा चेंज हो गया है, और बिहार की परीक्षा को लेकर बोल ही दिया मैंने। अब आता है कि 13 अक्टूबर 2021 को एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर वाले में बीएड के साथी कह रहे हैं कि इसमें बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड है, इस बेसिस पर हम शामिल हो जाएंगे। इसमें कमेटी गठित की हुई, उस कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, मेरी सलाह है। उस कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि जब बीएड शामिल हो सकती है तो एमएड भी शामिल हो सकती है। उस डिफरेंस को जब ब्रिज कोर्स से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ब्रिज कोर्स से कर लेंगे। जब बीएड ही शामिल नहीं है तो एमएड कहाँ से शामिल होगा? वो एनसीटी जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन जो दी है, जो उसमें बिल में जो अपना ओपिनियन दिया, ओपिनियन पढ़ लीजिए। ओपिनियन पढ़ेंगे तो अपने आप उसको 2 मिनट लगेंगे, हमको ज़्यादा होगा तो हम हाईकोर्ट में देख लेंगे, 2-4 सुनवाई के अंदर वो उसका और निपटा देंगे, बहुत जल्दी निपटेगा, उसमें ज़्यादा जोर ही नहीं आएगा। और वैसे ही एनसीटी खुद ही निपटा लेगी उसको एप्लीकेशन देने पर ही। उसमें साफ है, पहले वो तो पढ़ेंगे कि किस बेसिस पर क्या ग्राउंड दिया है। ये लोग कभी भी ग्राउंड और फैक्ट पर बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि मैं जो भी आज तक यूट्यूब पर बोला, वो क्या फैसला जो मैंने यूट्यूब पर बताया वही फैसले में लिखा गया। जिस फैक्ट और तथ्य पर बात करता था वही बोला गया। और जो बहुत बड़े महाज्ञानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी को लेकर बात करते थे, जो यूट्यूब पर चर्चा होती थी, कानून बनाने की प्रक्रिया, कोर्स के डिफरेंस को लेकर, साइकोलॉजी पेडागोजी के डिफरेंस को लेकर, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर, और पावर अथॉरिटी को लेकर, उन्हीं सभी 500 बिंदुओं पर चर्चा की है सुप्रीम कोर्ट। क्वालिटी पर भी अच्छे से जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और आपकी अथॉरिटी पावर पर भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, डिफरेंस पर भी दे दिया, पेडागोजी पर भी दे दिया, ब्रिज कोर्स पर, हायर क्वालिफिकेशन पर बात करते थे उस पर भी दे दिया। जो चीजें यूट्यूब पर मैंने जो चर्चा करनी सिखाई वो चीजें बहस पर, क्योंकि फैक्ट और तथ्य पर बात करता हूं, जो आर्गुमेंट, वो पता नहीं क्या क्या बातें करते। उनकी एक क्वालिटी और एक हायर क्वालिफिकेशन था, उनको भी ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो पॉइंट और शानदार तरीके से दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्वालिटी वाला हाईकोर्ट में नहीं चला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने शानदार जजमेंट क्वालिटी का और दे दिया इनका जो था, और हायर क्वालिफिकेशन पर और ढंग से दे दिया, कानून पर और दे दिया, बाइंड जो धारा पर जो बाइंड करने वाली उस पर भी दे दिया कि फॉलो करके आपको वो थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना चाहिए। ये शानदार तरीके से बहस हुई, मैंने सभी पक्षों के जवाब देने की कोशिश करी। इसलिए यदि कोई किसी प्रकार की मेरे से इसमें गलत बोला गया हो, किसी
पढ़ने में या समझाने में गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप ओरिजिनल रिकॉर्ड देखें। मैंने मेरी तरफ से अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने बताने की आपको कोशिश करी है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।